नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश की राजनीति जिस दिशा में करवटें ले रही है, ऐसी कल्पना कभी इस देश के लोगों ने नहीं की थी। अगर हम ये कहें कि आजादी के वक्त जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उस वक्त भी यह ऐसी कल्पना जो सत्ता में मौजूदा आई थी कांग्रेस, उससे भी कल्पना ऐसी नहीं की गई थी। जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त देश के हालात जो थे, उस वक्त अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू मंदिर और पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे होते तो आज हमारे देश में लोग कूड़े की ढेर में रोटी ढूंढ रहे होते। लेकिन पंडित नेहरू ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दिया और देश को इस हाल तक लेकर के आया कि लोग कमा खा सकते हैं, किसी के आश्रित नहीं रहेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन अब 2014 के बाद जो नया भारत बना है और एक हिंदुत्व और एक देशभक्ति का जो पाखंड देश में निकला, वह इस तरह चरमरा गया कि आपस में दो भाई अब लड़ मर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की आग में जल रहा है यह देश। और मजदूर इस तरह बेरोजगार हो रहे हैं कि आगे भूखे मरने की नौबत आएगी। एक वक्त था जो गांवों में सेंधमारी की जाती थी, घरों में सेंध मारा जाता था, चोरी डकैती इतनी भारी सी मात्रा में होती थी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ और जब रोजगार मिलना शुरू हुआ तो लोग स्वाभिमानी हो गए और काम करके पैसे ला करके अपनी जीविका चलाने लगे। लेकिन अब एक वक्त फिर ऐसा आने वाला है जो वही स्थितियां हमारे देश में आएगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आजादी के 75 सालों बाद भी ऐसी परिस्थितियां भारतवर्ष में आएगी, जबकि 144 करोड़ की आबादी वाला यह भारत देश जो विश्व का इकलौता देश हो गया है और चाइना हमसे पीछे हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय में हमारा देश बांग्लादेश और पाकिस्तान के नीचे आकर के खड़ा हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, विकास की राह पर चल रहा है, डंका बज रहा है। लेकिन कुछ चार मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों को आज चर्चा करने की जरूरत है। अमेरिका से भारत ने डील पक्का किया है, 3 की जगह 18% होगा टैक्स भारत के ऊपर और अमेरिका पर लगेगा 0% टैरिफ। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आज तक जो हमारी सरकारें रही, अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात करूं जो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त 3.3% टैक्स लगता था हमारे देश से जो सामान अमेरिका जाता था। लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वही टैक्स 2.93% पर आ गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के वक्त 3 पॉइंट से ऊपर चला गया। हम अगर 3 पॉइंट माने तो अब अमेरिका 3 के जगह 18% टैक्स हमारे देश पे लगाने जा रहा है। टैरिफ जो करार हुआ है, आधी रात को जो करार हुआ अमेरिका से, देश से जो सरकार हमारी छिपा रही थी वह सच्चाई सामने आ गई। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री ने तो नहीं बताया, लेकिन अमेरिका ने आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाखंड का भंडाफोड़ कर दिया गया। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जो माला पहना करके उनका स्वागत किया गया, इसी का स्वागत किया गया कि अमेरिका हमसे 6 गुना टैक्स लेगा और अमेरिका पर जो 15% से 70% तक का टैक्स हम लेते थे अमेरिका के सामानों पर, उस पर हम 0 लेंगे। जबकि हमारी देश 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन आबादी में अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के रास्ते पर आकर के खड़े हैं। लेकिन इस वक्त प्रति व्यक्ति आय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश में जो 32 रुपया रोज कमाता है वह गरीब नहीं है। अगर गांव में है और 32 रुपया कमाता है तो वह गरीब नहीं है। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की टीम दिल्ली से जब निकली, इस वक्त कन्नौज पहुंची हुई है और कन्नौज पहुंचने से कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि 5 किलोमीटर की दूरी पर 10 रुपये से कम ऑटो का रिक्शा उत्तर प्रदेश के अंदर हो, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत से ऑटो वाले से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, मजदूरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब रोना रोते रहे। लेकिन कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। जब यह बात पूछी गई तो यह टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की टीम को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का आतंक इतना फैल रहा है कि वह
आज बयान देंगे, कल चैनल पर चलेगा तो उनकी कुटाई हो जाएगी। तो आप दर्शक इसे समझ सकते हैं। लेकिन हम फिर अब मुख्य मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अब अमेरिका के सामानों पर हमारा देश 0% टैक्स लगाएगा, जो 15% से 70% होता था, और अमेरिका हमारे सामानों पर 3% जो सामान होता था उस पर 18% लगाएगा। ऐसे में हमारे देश ने जो डील करार किया है अमेरिका से, वह 500 बिलियन डॉलर का है। अगर उसे रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 45,30,000 करोड़ रुपए का हमारा देश अमेरिका से सामान डंप कराएगा भारत के अंदर। लेकिन हमारे देश की जो सरकार हमारा बजट पेश करती है, साल का बजट जो है वह 53,30,000 करोड़ रुपए का है। यानी कि 95% जो बजट है सरकार का, उसका 95% पैसा अमेरिका जाएगा। यानी कि आप दर्शक इसे बड़े ध्यान से समझिए, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके जरूर इस कार्यक्रम को देखिएगा। चूंकि अमेरिका हमारे देश में माल डंप करेगा, वर्डों पर भी ध्यान दीजिएगा कि डंप करेगा, माल उतारेगा नहीं, डंप करेगा। डंप करने में और माल बेचने में बहुत डिफरेंस होता है। डंप करने का मतलब है कि गोडाउन में जैसे माल को जमा कर लिया जाता है, मार्केट में शॉर्ट हो तो गोदाम से निकाला जाता है डबल रेट में, जनता से पैसे वसूले जाते हैं। आप सोचिए कि कौन माल अमेरिका का डंप करेगा 500 बिलियन डॉलर का, जो कि 45,30,000 करोड़ रुपए का माल होगा। अब इतना बड़ा करार आज तक हमारे देश ने किसी से नहीं किया था। लेकिन अमेरिका के सामने हमारे देश का 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री जो बोलता था कि डंका बजा रहा हो, उसकी लंका लगा दिया अमेरिका ने। वजह क्या रही? बड़ी ध्यान से इस बात को भी समझिए। जब अमेरिका का माल हमारे देश में आएगा और हमारा माल वहां 6 गुना ज्यादा टैक्स लगेगा, हमारा माल वहां खपत नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का माल जो यहां आएगा, अमेरिका के अंदर किसान बड़े हैं जो 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, 500 एकड़ के जमींदार हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर 50 से 100 के अंदर अंदर है बड़े जमींदार जो है। 100 एकड़ से ऊपर किसी के पास कोई ऐसा किसान नहीं है कि 100 एकड़ से ऊपर की खेती हो। अगर होगा तो इक्का दुक्का होगा। योगी आदित्यनाथ को पकड़ सकते हैं, 300 साढ़े 300 एकड़ गोरखनाथ पीठ का है। बहुत सारे हड़पे हुए भी हैं, बहुत सारे मठ हैं 200-300 एकड़। लेकिन ये कौन है? ये मठ के नाम पर है। लेकिन किसान के नाम पर, किसान के नाम पर 100 एकड़ से कम ही होगा बड़े किसान का, जो ज्यादातर पंजाब में पाए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे किसान का माल तो अमेरिका नहीं जा पाएगा। लेकिन अमेरिका का माल जो गोडाउन में होगा, और अडानी इस तरफ कदम बढ़ा चुका है। जब अडानी कदम बढ़ा चुका है तो हर जगह जो गांवों में बड़े बड़े गोडाउन बन रहे थे गौतम अडानी के, और किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया था, 3 कृषि कानून आया था। 3 कृषि कानून तो सरकार को वापस लेना पड़ा, लेकिन वो गोडाउन बने, गोडाउन नहीं खत्म हुए। अब उसमें अमेरिका का माल डंप होगा। यह करार क्यों किया गया? 2 कारण इसके बड़ी अहम है। पहला, जो गौतम अडानी के ऊपर एक 420 का केस चल रहा है, एक क्रिमिनल केस चल रहा है। क्रिमिनल केस में अरेस्ट वारंट अमेरिका से जारी है, और 420 में वहां केस फाइल हो गया है, और वह ट्रंप के वकील उनका केस लड़ रहे हैं। ऐसे में जेफरी एप्स्टीन फाइल बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु आ गया। जेफरी एप्स्टीन फाइल के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया, ईमेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यह सारी चीजें आई। लेकिन जेफरी एप्स्टीन फाइल के अंदर विश्व के बहुत बड़े बड़े नाम चिन्हों के आए। इसमें कई सारे अभी तक इस्तीफे हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने जैसे यह कहा कि ये फोकस है, बकवास है, तो आज तक इस सरकार ने हर चीज को बकवास बताया। लेकिन अनिल अंबानी का नाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस गए। अब अगर यह डील नहीं होता तो फिर बहुत कुछ तस्वीरें सामने आ सकती थी। 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो दर्ज होने के बाद, इंटरनेट पर आने के बाद तहलका पूरे विश्व के अंदर मच गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें नाम है, और तस्वीरें भी अभी बहुत कुछ आना बाकी है। लेकिन लेट तो हो सकता है, लेकिन तस्वीरें आएंगी, क्योंकि अमेरिकी कोर्ट ने इस बात को आदेश दिया है और अमेरिकी संसद ने इस बात को
पारित किया है कि वह नाम छटेंगे। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का भी उसमें नाम है, डोनाल्ड ट्रंप अपने नामों को नहीं रुक सके। लेकिन गौतम अडानी को बचाने के लिए यह ट्रेड डील जरूरी था, अगर नहीं होता तो मुश्किल हो जाता। लेकिन आप दर्शक इस बात को भी समझिए, 18% जो टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, वह टैरिफ इस शर्त पर लगा रहा है कि अगर रसिया से बूंद भर भी ऑयल अगर भारत खरीदता है तो 50% टैरिफ फिर हो जाएगा। लेकिन हमारा देश अमेरिका के ऊपर 0% ही टैरिफ लगाएगा, तो इसका क्या हाल होगा आप दर्शक समझ सकते हैं। इसको दो नजरिए से देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, गोडाउन में माल जमा होगा और जब माल हुआ सस्ते रेट में पहले देश के अंदर आएगा, और जब किसान, हमारे देश के किसानों का माल नहीं बिकेगा और हमारे किसानों को, किसान एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जबकि उद्योगपति एमआरपी चलाते हैं। एमआरपी यानी कि फिक्स अपने सामान का रेट वह करते हैं, और किसान कह रहे हैं कम से कम हमारे सामानों का एक न्यूनतम राशि तय की जाए कि इससे कम में कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन उद्योगपति जो गोडाउन में जमा कर रहे हैं एमआरपी फिक्स करेंगे। जब वह सस्ते रेट में देंगे तो हमारे किसानों का सामान नहीं बिकेगा। ऐसे में हमारे देश के किसान उपज करना कम कर देंगे और धीरे धीरे उपज कम होने लगेगी, जमीनें खाली होंगी और खेत बंजर होना चालू होंगे। तब यह उद्योगपति अपना शिकंजा कसना शुरू करेंगे जब लोगों के हाथ खाली होने लगेंगे। यह एक बहुत बड़ी साजिश के तहत यह उद्योगपतियों के दबाव में आकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह डील किया है, और इस डील का ड्राफ्ट आ चुका है। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी एडिशनल शब्द का इस्तेमाल इस डील में किया गया है। अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बता रहे कि एडिशनल का मतलब क्या है। एडिशनल का मतलब क्या है, कौन कौन से सामान एडिशनल में है। क्या गेहूं भी हमारे देश में आएंगे, चावल भी आएंगे, दूध भी आएंगे, फ्रूट्स भी आएंगे, सेव भी आएंगे, अंगूर भी आएंगे, कपास भी आएंगे, सोयाबीन भी आएंगे। तो हमारे देश का कपास क्या होगा, हमारे देश का सोयाबीन क्या होगा, हमारे देश का सेब क्या होगा, हमारे देश का अंगूर क्या होगा, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। बल्कि सरकार कह रही है कि यह विकास की राह पर ले जाने वाला है। लेकिन मैं आप दर्शकों को दावे और आंकड़े के साथ 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के किसान भूखे मर जाएंगे अगर यह डील सफल हो गया तो। दूसरे पहलू पे आते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में मोदी कब तक भागेंगे, मोदी कब तक भागेंगे विदेश, विपक्ष अब करेगा घेराव पीएम आवास का। आज कांग्रेस ने एक दावा किया और यह सारी चीजें जब पार्लियामेंट में तब उठी और यह बवाल मचा जब राष्ट्रपति के संबोधन के बाद विपक्ष को बोलना था। लीडर ऑफ अपोजिशन अपना बयान दे रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन के बयान देने के बाद जनरल नरवणे की किताब का जिक्र हुआ। जनरल नरवणे ने अपने किताब में क्या लिखा है, और वह 1.5-2 साल से रक्षा मंत्रालय में पड़ा हुआ है, परमिशन नहीं दे रही है। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर जिक्र इसका हो रहा था, आप दर्शकों को मैंने वह स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं कि उस दिन तक अमेज़न पर वह बुक मिल रही थी। लेकिन जब माहौल बिगड़ा तो अमेज़न पर भी वह अब गायब हो गया। ऐसे बहुत कुछ होते हैं, लोग भी गायब हो जाते हैं। अब तो हमारे देश में नया भारत है। लेकिन जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया कि चाइना से टैंक हमारे तरफ बढ़ रहे थे, 4 टैंक लद्दाख के बॉर्डर पर, जब 4 टैंक बढ़ रहे थे और 500 मीटर की दूरी थी, जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया। उस वक्त था 8:15 रात का। लेकिन 10:30 बजे तक हमारे देश की सरकार से जवाब नहीं मिला। अब 10:30 बजे रक्षा मंत्री जनरल नरवणे को फोन करते हैं और फोन करके यह कहते हैं कि जो अच्छा समझो वो करो। जनरल नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे हाथ में सरकार ने गर्म आलू थमा दिया। अब सोचिए कि सेना खड़ी है, हमारे सेना को मार चुकी है, कितनों को, हमारे जमीनों पर कब्जा कर चुकी है, और 2.5 घंटे बाद हमारे देश का 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री यह कहता है कि जो अच्छा समझो वह करो। यानी कि हमारे देश की सरकार फैसले नहीं कर पा रही थी। इससे एक बात तो साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जो देशभक्ति की बात करती थी, वह देशभक्ति का भांडा इनका फूट गया और ढोल फूट गया है। राहुल गांधी के इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। लेकिन जब बार बार रोका गया, 45 मिनट का वक्त पार्लियामेंट में गुजर गया था,
तब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया गया। स्पीकर महोदय ने कहा कि अखिलेश जी आप बोल सकते हैं। अखिलेश ने उस वक्त खड़ा होकर के कहा कि अगर इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन चाइना के मामले पर बात करना चाहते हैं, जो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी कहा है, तो उन्हें बोलने का वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि विपक्ष का कोई भी नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोला। लेकिन यह तूल इतना पकड़ लेगा हमारे देश की सरकार ने सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी भी जो दूसरे दिन 5 बजे भाषण देना था पार्लियामेंट में ढुकने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, बगावत हो गया। ऐसे में स्पीकर महोदय को रास्ता चाहिए था, पतली गली से निकल गए कि कांग्रेस हमला कराना चाहती थी प्रधानमंत्री के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए मैंने मना कर दिया। यह एक काले अक्षरों में यह इतिहास में लिखा जाएगा कि जो 144 करोड़ देश की जनता 543 सांसदों को पार्लियामेंट में चुन करके भेजती है, 543 लोग 144 करोड़ जनता के भविष्य का फैसला करते हैं, वह पार्लियामेंट में अगर सुरक्षित नहीं है तो लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसे 56 इंच वाले सीने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर, जो इस तरह का डरपोक निकलेगा यह किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी कभी मां के नाम पर रोना रोते हैं, कभी कुछ रोना रोते हैं, कभी खतरा है का रोना रोते हैं। नोटबंदी में भी ऐसे रो करके दिखा दिया, यहां तक कि वह नालायक बेटा होगा जो अपने 85 साल की बुजुर्ग माता को 5,000 रुपए दे करके लाइन में लगा देगा। उस बच्चे का क्या करना जो प्रधानमंत्री के पद पे है और उसकी माता लाइन में खड़ी हो रही है। लानत है ऐसे बेटे पे। कहते हैं लोग कि जो करता है उसी को उसकी कीमत पता रहता है, जो अगर कुछ बनाया नहीं जाता है उसे कीमत पता नहीं होता है। गांव देहातों में हम लोगों ने सुना है कि लोग बुजुर्ग कहा करते थे, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। तो बाप ने कितने मेहनत से किया है बेटे को नहीं पता, इसीलिए वह लुटाता है उसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के चाहे हम राजीव गांधी की बात करें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, या इनकी भी बात ना करके अगर हम बीपी सिंह की बात करें, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, चंद्रशेखर सिंह की बात करें, अगर वह सरकारें भी जो चंद दिनों की सरकार थी, वह भी ऐसी सरकार नहीं थी कि वह देश को लुटा दिया हो, बल्कि वह देश को बनाने के लिए किया गया। हमें याद है वह दिन जब पार्लियामेंट के अंदर रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे। सेना का जब जवान शहीद होता था तो कुछ आता नहीं था, लेकिन उस वक्त उसकी वर्दी उसके घर पहुंचाई जाने लगी और आज लाशें पहुंचने लगी हैं। ऐसे में हमारे देश की सरकार जिस तरह से देश को गुमराह कर रही है और इस डील में फंसा करके, और चाहे वह शंकराचार्य की बात कर ले, हम चाहे बाकी चीजों की बात कर ले, अनेकों ऐसे उदाहरण है कि सरकार ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने का कार्य किया और उसने देश के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों के अंदर जहर फैलाया। लेकिन हिंदुत्व का शंकराचार्य ने पोल खोल दिया और देशभक्ति का जनरल नरवणे ने पोल खोल दिया। अब यह सरकार ऐसी फंस गई है कि पार्लियामेंट में भी नहीं भाग रही है। लेकिन इसको अब झटका लगना ऐसा शुरू हुआ है कि अमेरिका यह ऐसा क्यों कर रहा है और अमेरिका के सामने हमारे देश की सरकार क्यों झुक रही है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके 2 कारण हैं, जेफरी एप्स्टीन फाइल और गौतम अडानी, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी करार कर रहे हैं। क्योंकि ना तो किसानों से बातचीत की गई, ना तो विपक्ष के नेताओं से बातचीत की गई, ना तो इस डील के बारे में पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की गई, जबकि चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन इसके आगे बढ़े तो अब सरकार पर प्रभाव इसका क्या पड़ रहा है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम महाराष्ट्र से अगर शुरू करें तो महाराष्ट्र में एनडीए सरकार संकट में आती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया था कि महाराष्ट्र बीएमसी जिस तरह से उलझ गया है, भारतीय जनता पार्टी के पास 87 और एकनाथ शिंदे के पास 29 पार्षद है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी नहीं। एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ठुकरा दिया। जब गृह मंत्री अमित शाह से एकनाथ शिंदे मिले तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ लफ्जों में कहा कि अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, हम उसके बारे में विचार करेंगे। एकनाथ शिंदे के पार्षदों ने बगावत कर दिया कि आपने अगर भाजपा को सपोर्ट किया
तो फिर हम आपका साथ छोड़ करके उद्धव ठाकरे की तरफ चल जाएंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने अपने प्रत्याशी का नामांकन करा दिया। 11 तारीख को बीएमसी में मेयर मिलेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे से हाथ मिला करके इंडिया गठबंधन का सपोर्ट लेकर के एकनाथ शिंदे बीएमसी के अंदर अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे से कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से बात हुई और 24 पार्षदों का समर्थन मांगा, जिसके लिए कांग्रेस ने हाँ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी तैयार हो रहा है उसे कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के भी 2 पार्षद उद्धव ठाकरे को साथ मिल करके और एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करेंगे। अगर एकनाथ शिंदे को सपोर्ट इंडिया गठबंधन पार्षदों का दे रहा है मेयर बनाने के लिए, तो ऐसे तो देगा नहीं, स्वार्थ तो जरूर होगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद है जो नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेना पड़ेगा। अगर एकनाथ शिंदे 7 सांसदों का समर्थन वापस लेते हैं तो ऐसे में 293 सीटों वाली एनडीए मोदी की सरकार 285 से 286 पर आकर के अटक जाएगी। अगर 286 पे आती है, जो चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से बातचीत हो रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही थी कि राहुल गांधी की हॉटलाइन पर बात होती है रेवंत रेड्डी के जरिए। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, जो राहुल गांधी के बड़ी खासम खास में से माने जाते हैं। ऐसे में परिस्थितियां इस हद तक पहुंच गई कि अगर 16 सांसदों का समर्थन वापस चंद्रबाबू नायडू ने ले लिया तो सरकार की चूड़ी टाइट हो जाएगी और यह सरकार धाम से गिर जाएगी। बहुमत के आंकड़े से 2 सीट कम आ जाएगी यह सरकार। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि बिहार के अंदर ममता बनर्जी जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ बात कर रही है, एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल के अंदर 72 लाख लोगों के नाम कट गए। अब ममता बनर्जी जान गई कि यह सरकार जब तक रहेगी तब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ऐसे में नीतीश कुमार से चर्चा चल रही है, लेकिन खेल तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। 3 करोड़ लोगों के नाम कट गए और 1 करोड़ 22 लाख लोगों को नोटिस दी गई है। उन्हें साबित करना है कि वह इस देश के नागरिक हैं भी या नहीं। सवाल यहां आ गया है कि अब इसी देश के लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, जबकि 75 सालों से हमारे देश में आजादी के बाद चल रही सरकार, किसी सरकार ने इस देश के किसी व्यक्ति को नागरिकता की सर्टिफिकेट नहीं दिया है। शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं। फैसला आप दर्शकों को करना है क्या करना है, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि देश एक ऐसे मोड़ पर आ गया है, अगर 2 साल नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रह गए तो फिर यह देश गुलाम बन जाएगा। यह मैं दावे के साथ आप दर्शकों को कह सकता हूं। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।